सगीर में जो फिल्मों के 100 साल हुए और म्यूजिक के भी, उस हवाले से यहाँ हम एक एग्जीबिशन हम रख रहे हैं। यहाँ हम एक 19 तारीख को एक फिल्म पोस्टर्स और फिल्मों के जो फिल्म और म्यूजिक रिलेटेड जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी एक एग्जीबिशन नुमाइश रख रहे हैं, जिसमें लोग आएंगे भी, गुफ्तगू भी होगी और वो देखेंगे। और उसके बाद फिर 23 तारीख को एक बहुत तवील मौसीकी का प्रोग्राम है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इस दौर को, पूरे को, इस अहद को जिस हद तक भी है हम उसको कवर कर सकें। आपको तो सारा अहद ज़बानी याद है। नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं, मुझे याद है कि जिस वक्त हम गजल का सफर कर रहे थे जगजीत के साथ और रिकॉर्डिंग कर रहे थे जी, तो हमें किसी भी फिल्म का हवाला जब मिस हो जाता था तो हम आपको परेशान किया करते थे, आपके यहाँ फोन करते थे और आपसे पूछते थे ये खास तौर पर ये गजल किसने गाई है, और आप बम्बे कास्ट के और डायरेक्टर के, म्यूजिक डायरेक्टर के, आवाज के सब बता दिया करते थे। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज था और आज तक है। भाई बात ये है कि आपका बहरहाल ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से जिस तरह है, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ और बहुत सी बातें ऐसी हैं अंदर की जो शायद मुझे मालूम ना हो, तो मैं। अच्छा, अंदर की मतलब क्या? अंदर से मुराद ये है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे एनेक्डोट्स हैं कि जो लोगों नहीं, अमूमन पुलिस वालों के यहाँ पूछा जाता है अंदर की अंदर की कहानी बताओ। वो तो ये होता है कि तुम वकूए पे थे या नहीं थे। तो जैसे कि हम ये समझते हैं कि टॉकी फिल्म आलम आरा 1931 में आई, तो उसी के साथ मौसीकी की, फिल्मी मौसीकी की इब्तिदा भी हुई। और उससे पहले, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। जी जी, तो मैं यही जानना चाहूंगा ना कि ये क्या था फिर उससे पहले। नहीं, इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ कि मौसीकी उससे पहले साइलेंट ईरा में भी शुरू हो चुकी थी। अच्छा। और साइलेंट ईरा में मतलब मेरे पास जो हवाले हैं वो ये है, फॉर एग्जांपल ए आर कुरैशी थे, अल्लाह रखा खान साहब। जी जी बिल्कुल। उनसे उन्होंने जिक्र किया था और उनसे बात हुई थी। फिर एक और पुराने जो म्यूजिशियंस पिट में बैठते थे, पूना में रहते थे, हाल ही में इंतकाल हुआ उनका। हाल में नहीं, मतलब काफी साल हो गए, इंतकाल हो गया उनके। एक इंटरव्यू में भी मैं शामिल था। तो वो बताया करते थे कि वो पिट में बैठे हुए जो इफेक्ट दिया करते थे म्यूजिक का, और क्योंकि फिल्म भरनी होती थी पूरी, वो साइलेंट ना नजर आए, तो देयर वाज ओवर प्लेइंग ऑफ म्यूजिक एंड ओवर प्लेइंग ऑफ साउंड्स। ये नहीं कि अब के जो आपको साइलेंट मोमेंट्स मिलते हैं, वो साइलेंट मोमेंट्स उस वक्त उस साइलेंट फिल्मों में कहीं भी नहीं थे। खासतौर पे साइलेंट फिल्मों के दौरान, मतलब आप अगर गौर से जरा इस बात पे गौर फरमाएं कि साइलेंट फिल्में सबसे ज्यादा शोर शराबे वाली फिल्में थी, इसलिए कि एक तो हॉल के बीच में वो पान बीड़े सिगरेट, सोडा लेमन, वो तमाम आवाजें चलती थी। बिल्कुल, वो बात तक हुआ है। और अच्छा, ठंडा रोज है, मतलब रोज वाली वो जो बोतल मिला करती थी, अंगूठे से फोड़ किया वो करती थी। फिर पान बीड़ी सिगरेट चल रहा करता था थोड़ी देर बाद। और उसके अलावा पंखे साइड में हुआ करते थे, देयर वाज नो सीलिंग फैन। बिल्कुल। उसके अलावा जो प्रोजेक्टर की आवाज थी वो पूरी खुली हुआ करती थी सामने से जी। और इस शोर शराबे में वो साइलेंट फिल्म चला करती थी। वाह 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 वाह। अच्छा, आपने ये बताया। और उसमें पेट में बैठे हुए थे वो तमाम तबला, ढोलक और हारमोनियम वो चला करता था। हिंदुस्तानी फिल्म में उनमें हारमोनियम और पेटी मास्टर वो हुआ करते थे। जो अंग्रेजी फिल्में आया करती थी उनमें पियानो हुआ करता था और उनमें टॉमीज बहुत आया करते थे। टॉमीज वर कॉल्ड, जो अंग्रेज और खासतौर पे जो फौजी लोग बहुत आया करते थे। और तो उन्होंने, जिनसे इंटरव्यू हो रहा था, तो वो बता रहे थे कि जैसे क्या ब्लू लगून की फरमाइश चल रही है, द लेडी आई लव, द लेडी विद द पिंक शूज, इन गानों की फरमाइशें आया करती थी।
और जहां ये हिंदुस्तानी संगीत चलता था, अब वो दौर हिंदुस्तानी ही कहलाता था, हिंदुस्तानी म्यूजिक जहां चलता था वहां कैसे भरेंगे? अब वो म्यूजिशियंस हैं, अब अल्लाह रखा खान साहब जैसे म्यूजिशियन अगर बैठे हैं, भाई ठुमरी याद है, एक बंदिश सुना दो यार, वो फलानी जगह एक बंदिश भर दी, कहीं अलाप ले लिया, भर दिया। लोकगीत जो फोक सॉन्ग्स हमारे, वो अक्सर बजाया करते थे। वो जो याद है अपने होली पे आगे, तो होली का सुना दिया। और ये जरूरी नहीं कि गाने का कोई ताल्लुक उस पिक्चर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता था, कहीं कोई ताल्लुक नहीं है कि आप जो बजा रहे हैं कुछ नहीं है, आवाज भरनी है बस। और उसमें अक्सर ये हुआ कि जैसे कोई रुखसती के ऊपर रुखसती की बात याद आ गई और सुना दी रुखसती। और ये जैसे ब्लू लगून का उन्होंने एक वाकया बताया और एक रुखसती का जिक्र किया, और ये अपने कुरैशी साहब माशाल्लाह ने अल्लाह रखा साहब, उनसे सुना, कहेंगे साहब वो रुखसती सुना दी और वो सुनने के लिए आ जाया करते थे लोग। अच्छा। ये हुआ कि वो जो 4 पैसे का टिकट या 6 पैसे का टिकट था, तो ये देखा गया कि अक्सर ये हुआ कि भाई वो इंटरवल के बाद लोग आते हैं, वो 2 गाने सुनते हैं और फरमाइश देते हैं। अच्छा। फरमाइश भेजी जाती थी, मतलब ऑडियंस में से फरमाइश जाया करती थी पेट में कि ये जरा फिर से सुना दी है, और वो चिपक गई उनके लफ्जों में, वो रुखसती चिपक गई था, चिपक गई। हाँ, और वो फलाना एक जो लोकगीत था वो चिपक गया, मतलब हिट होने का जो है वो चिपक गया। अच्छा है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर, क्योंकि एक ही था, जिसका थिएटर है वो खुद ही जाके डिब्बे लेकर आया करता था, साइकिल पे ले आया, रिक्शे पे ले आया, आके चलाए, उसने 1 हफ्ते के लिए लाते थे, वापस कराए, हफ्ते के बाद दूसरी लाएंगे। कोई अटक गई तो 1 हफ्ता और चल गई, और 10 दिन बहुत लंबी उम्र होती थी फिल्म की, 10-15 दिन अगर चल गई। तो उन्होंने ये काम शुरू वहां से हुआ जब उन्होंने कहा कि भाई वो देखो, वो फलाना तुम्हारे रुखसती है या वो भजन है, वो सुनने के लिए लोग आते हैं, और वो जरा लंबा गाओ। अच्छा। लंबा गाओ, खींचो। एक ही अंतरा है, एक ही मुखड़ा है हमारे पास, तो कहने वो मुंशी बैठा है ना, उससे कॉल लिखवा, लिखवा लो, अंतरे लिखवा लो। तो म्यूजिक पर या ट्यून पर लिखने की रवायत वहां से कायम है, ये आज की नई नहीं है कि ट्यून पे लिखे। ये सिर्फ बीच में एक दौर था जहां आगा अशर के तमाम प्लेज, जितने ड्रामे थे, वो वैसे के वैसे ही फिल्मा दिए गए, वहां अल्फाज पहले और धुन बाद में बनी। ये रवायत जो धुन पर लिखने की है, ये रवायत उस जगह, मेरा रोजगार, मेरी नौकरी वहां से शुरू हुई थी। जी, ये बीच में कोई एक दौर आया जिसमें डायरेक्टर आए केदार शर्मा जैसे, केदार शर्मा जी जो शायर भी थे, और पहले शायर थे, फिर उसके बाद वो डायरेक्टर बन गए। इनमें एक बहुत अहम शख्स था जिसका नाम था D.N. मधोक। जी हाँ। D.N. मधोक, आप, अब मैं किससे बता रहा हूँ, बताइए किसको बताने की? आप बताइए, आप जो बता रहे हैं, आप जो लिल्ला ये मत कीजिए। दीनानाथ मधोक जी जो थे, उनके बारे में आप लिल्ला बताइए, कहिए सही। दीनानाथ मधोक जी, मधोक साहब, D.N. मधोक से नाम से जानता हूँ मैं। उनके साहबजादे सर्जन है, उनसे मैं वाकिफ हूँ, यहाँ मिलते हैं, पाली हिल्ली पे रहते हैं। बस मैं आऊंगा तो मिलवाइएगा। अक्सर मुलाकात होती है। जी। वो मॉर्निंग वॉक पे आ जाते हैं, और मैं टेनिस के लिए जा रहा होता हूँ, टेनिस खेलने के लिए। तो मधोक साहब वो शख्स थे जो जिन्होंने जो नया फ्लेवर, वो नज्म और गजल, क्योंकि उर्दू राज थी, जबान उर्दू ही चलती थी, और वहीं से शुरू हुई। न्यू थिएटर की तमाम फिल्में, अगर देवदास भी आज सुने तो वो यही है, तुम्हारे वालिदैन को अगर एतराज है तो फिर वो कैसे, तो तुम पारो कैसे माना होगी। वालिदैन लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, शायद माँ बाप नहीं थे, उस जमाने में नहीं होते थे, वालिदैन नहीं होते थे। तो ये मधोक साहब, मतलब ये कि फोन भी कोई मामूली चीज नहीं थी। कभी कभी किसी के यहाँ कोई बड़े रसूख वाला कोई बड़ा आदमी हो तो उसके यहाँ टेलीफोन था,
और वरना आप सीटी हो जाइए, जीपी हो जाइए, जनरल पोस्ट ऑफिस, और वहां से फोन कर लीजिए अगर ट्रंक कॉल करना है आपको। जो बड़ी मुश्किल से मिलता था, बहुत मुश्किल से जी, वो लग गया बुलाया करते थे। भाई मैं जरा सी आपके गुफ्तगू में आप पर पर्ची दे दी जाती थी जी, क्योंकि हमने भी किए हैं जीपीओ से, तो जी जी हमने भी किए हैं बिल्कुल। और नहीं था तो मधोक साहब का ये था कि लाहौर लगा के दो भाई, अच्छा, लाहौर में स्टूडियो, पंचोली स्टूडियो और दूसरे स्टूडियो, जी 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 जो गीत लिख के देते थे, साथ में धुन बताया करते थे जी जी। और अच्छा, वही टेलीफोन रहेगी। पे? ये सिर्फ मधोक साहब का, जी, किसी राइटर को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ। सही सही सही। या वो बड़ी चीज है, बड़ी बात है, उनको याद करना चाहिए। सर मैं बिल्कुल एक तो यहाँ पे नहीं करते। एक पंडित सुदर्शन थे, डॉक्टर सफदर थे जी, मतलब आप तो वाकिफ हैं, आप अल्लामा, सबका, ये तो आप खुद ही जानते हैं, मुझसे ज्यादा नहीं जानते हैं, नहीं मुझे क्या। सुनिए सुनिए, अल्लामा आरज़ू लखनवी को हम कैसे भूल सकते हैं। क्या बात। यहाँ आरजू लखनवी जी और जोश साहब का आना और जी, जाना, जो साहब का आना, बिल्कुल आना और फिर जाना किस बात पे, वो भी आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा हाँ, एक बात कहूंगा यहाँ पे, बिल्कुल इब्तिदाई दौर जो आपने फरमाया था, तो एक नाम इसमें रह गया और मैं हैरत ज़दा रह गया जब मुझे मालूम हुआ कि राय बाबू रायचंद बोराल जी जो थे, जी, जो एक बड़े जमींदार खानदान से जिनका ताल्लुक था या, और सब कुछ या। था, वो भी उस जमाने में पिट में बैठ के और जी हाँ, बुराल साहब ने बजाया वहां पे उन्होंने। पिट में बैठ के भी बजाया है और पिट में बैठ के उन्होंने भी गाया भी है। अच्छा, वाह वाह वाह, या वो अपनी आवाज से वाकिफ थे, बहुत खूब। इसलिए जब जब स्पीच या जब साउंड शुरू हुई और आवाज आनी शुरू हुई सिनेमा में, तो उन्होंने उस वक्त भी गाने गाए। बिल्कुल सही। एंड बुराल साहब वाज वन ऑफ द स्टालवर्ट, वन ऑफ द बिग पायनियर्स। I mean, हफ्ती बुराल, Anilda used to call him the father of Indian music, Indian film दैट music. इज ट्रू बिकॉज़ ही वाज वन ऑफ। सही सही सही। या अच्छा और भाई, अनिल के साथ आपकी मुलाकात, आपकी भी मुलाकात थी, अब मैं भी मिला हूँ। जी वी आर लकी दैट वे, और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि उन पायनियर्स में से कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, जैसे पहाड़ी सान्याल साहब। ओहो, उनका वाह, पहाड़ी वाह, वाह। सान्याल से मुलाकात आपकी? वाह। वाह वाह। हाँ, और क्या बात वो लोग थे जो सिंगिंग आर्टिस्ट भी थे। सब बड़े सुरीले थे, वो बहुत सुरीले थे। क्या बहुत सुरीले थे और सिंगिंग आर्टिस्ट थे। सही सही सही। और क्या नाम याद मतलब दिलाया है? वो जो सिखाया करते थे, चैटर्जी जो क्लासिकल म्यूजिक जो उन्हें सिखाया करते थे, जहां से पहाड़ीदा ने सीखा था। पहाड़ीदा से मुलाकात भी थी मेरी, और मेरी एक फिल्म में काम भी, मेरी एक लिखी हुई फिल्म में काम भी किया था, राहगीर फिल्म में। राहगीर मैं आज तक नहीं देख पाया हूँ, इसलिए तो बस वो दौर था जब उनसे मुलाकात हुई जी थी। जी। तो पंडित भीमसेन जोशी जब ग्वालियर से गए हैं गुरु की तलाश में, तो वो कलकत्ता गए थे चैटर्जी की वजह से, और मालूम हुआ कि चैटर्जी जो है वो उस्ताद हैं, वो सिखाते हैं पहाड़ीदा को, पहाड़ी सान्याल को। जी जी। तो उन्होंने पहाड़ीदा के यहाँ घर की नौकरी की और उनकी चाय लेके स्टूडियो पहुंचाना, खाना पहुंचाना, लेके आना। अरे पंडित भीमसेन जोशी। उफ, वाह, वाह। उफ, 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 उफ। वाह, अच्छा, वाह। ये पंडित जी का ये इंटरव्यू और उनका कहा हुआ ये सारा मेरी डॉक्यूमेंट्री में है, जो मैंने पंडित जी पर जी डॉक्यूमेंट्री बनाई। बिल्कुल, मुझे याद आ गया, वो है मेरे पास। हाँ, उसमें पंडित जी ने जिक्र किया इस बात जी का। जी जी जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप सिर्फ पानी ही पी रहे हैं ना? जी, मैं क्या अर्ज करूं इनके ये मजबूरन इस वक्त यहाँ सिर्फ पानी पी रहे हैं, ये इन पे ये जुल्म है, इन पे ये जुल्म, इस वक्त ये पानी नहीं पीते हैं, कुछ लो, इस वक्त ये पानी नहीं पीते हैं। नहीं, वो हमारे उनका साथ रह चुका हाँ। है लंदन में। उसके माफ मैं आपके साथ ऐसे बेतकल्लुफी से बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं, अरे वो जो वक्त हमारा आपका गुजरा है लंदन में, तो उसके बाद तो आपको तमाम इख्तियारात वैसे भी हासिल हैं भाई। अच्छा भाई, अब मैं कोई आपसे मैं इसीलिए, मतलब मैं ये बात शुरू हुई थी वहां से कि म्यूजिक साउंड के साथ शुरू नहीं हुआ, जी साउंड से पहले साइलेंट दौर में भी था। जी। और वो बंदिशें मतलब हमारे क्लासिकल म्यूजिक से या फोक सॉन्ग से या लोकगीतों से वहां से आई थी।
इनको जो फोक कलर देने वाले DN मधोक थे, वरना मुरस्सा शायरी करना केदार शर्मा जी उनसे, मतलब वो उस तरह के जो दूसरे, या डॉक्टर सफदर थे उन्होंने उस तरह। सन 30 में तो जब साउंड शुरू हुई, गालिब पहली बार आए हैं, सही 30 या 31 में आया उस गजल के साथ, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और फिर नुक्ताची भी आ गया था उसके बाद जी वो गजल। अच्छा भाई, अब एक सवाल मैं आपसे एक ये पूछूं कि आपने आसान सवाल बहैसियत नगमा निगार आपने बर्मन दादा से लेके पंचम सलील दा और पंचम दा तक, और उसके बाद की जनरेशन में फिर AR रहमान और विशाल हैं, अब आज साजिद वाजिद तक, और मुझे शायद उसके बाद उनसे भी ज्यादा नौजवानों के साथ आप अभी भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इस हवाले से आप अगर हमें कुछ बताएं कि ये जाहिर है ये सब लोगों का अपना अपना एक अंदाज था, अब अपनी अपनी नहज थी, सब कुछ था, लेकिन आप माशाल्लाह उसी तरह आज भी नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं। इस हवाले से इसलिए कि इस जनरेशन के साथ चलने के लिए जनरेशन से सीख भी रहा हूं, क्योंकि सीखूंगा नहीं, हाथ पकड़ लूंगा। पहले कुछ लोगों ने हाथ पकड़े, हमें चलना सिखाया था, अब जो चल रहे हैं हम उनका हाथ पकड़ लेते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते हैं और कैसे सीखेंगे, आज के दौर को जानेंगे कैसे, अगर आप आज की जनरेशन के साथ जुड़े हुए नहीं है। आज के आप, मतलब मैं अपने हवाले से कह रहा हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आपकी तरह अभी तो जवान नहीं हूँ, लेकिन इस उम्र पे अल्लाह ऐसा बुढ़ापा मुझे नसीब करे रहने का कि भाई बच्चों का हाथ पकड़ लो, वाह वाह वाह, है ना, उनके साथ चलो, तो इस दौर को पहचानने भी लगोगे, समझने भी लगोगे। तो मैं बदला है, जब अगर दौर बदला है, समाज बदला है, जबान बदली है, कहानियां बदली हैं, लिबास बदले हैं, तो जबान कैसे नहीं बदलेगी, कैसे नहीं बदलेगी, बिल्कुल दुरुस्त है ना। सिनेमा बदला है, जी जी, तरस बदला है इस दौर में आके। जाहिर है पहले सारा का सारा उस दौर के लिटरेचर पर, उस दौर के अदब पर मुनहसर था। सिनेमा को जब बालिग होगा तो कहीं ना कहीं अपना अदब भी तो पैदा करना होगा जी, हमेशा के लिए वो उस लिटरेचर के ऊपर तो नहीं तकिया लगा के बैठेगा ना जी, उसे अपना दौर। अब इस दौर में वो इमेजेस के साथ ऐसा उलझा हुआ है, क्योंकि वो जबान है सिनेमा की, इमेजेस की, और वो इमेजेस पैदा कर रहा है। इसके बाद मेरा ख्याल है इमेजेस की वजह से ये हुआ कि ख्याल पीछे की सीट पे चला गया, या मजमून पीछे की सीट पे चला गया। आपको जो कहने की बात कम रह गई है, दिखाने की ज्यादा हो गई। ये इसका कहीं ना कहीं जाके आप शामिल हो, और जब आपकी सोसाइटी बदलती है, समाज बदलता है, जबान बदलती है, तो आपके गानों की जबान वो नहीं रह सकती, वो भी बदले। वो तजर्बा है इस दौर के जो कंपोजर्स हैं या मौसीकार हैं, उनके साथ काम करते हुए सीखता है आदमी, ये या जो मैं सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। अब गाने जो विशाल के साथ करते हैं, अब विशाल को मेरा ख्याल है लिटरेचर के कमाल, और खासतौर पे उर्दू शायरी के कमाल समझ है उसको, जी जी, बहुत अच्छी। लेकिन अब ये कि वो बीड़ी जलाले जिगर से पिया, तो वो जबान खूबसूरती तो जानता है, लेकिन उस जगह पे दिले नादा तुझे हुआ क्या है तो नहीं फिट हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो किरदार है, जो सीन है, जो मंजर है, तो गाने को उसके साथ तो जाना पड़ेगा, अल्फाज को भी जाना पड़ेगा और ताल को भी जाना पड़ेगा। आप बीट चेंज हो गया है, आपके जो पेस, जिंदगी की जो पेस है, जो रफ्तार है, अगर वो बदलेगी तो पेस तो बदलेगा, वो रिदम बदलेगा, है ना। बीड़ी जलाई ले, जब वो बदलता है तो उसके साथ साथ उसका इजहार भी बदलेगा। जी बिल्कुल सही है। और इसमें मुझे याद आया कि मैंने पढ़ा था कि बीड़ी जलाई ले पे जावेद साहब ने बहुत आपको दाद दी थी। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि काश ये जुमला जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, उसमें पूरी एक रवायत शामिल है। जब तक ये किसी ने ये दौर देखा ना हो कि आग
चूल्हा जलाने के लिए या तंदूर जलाने के लिए पड़ोसी के यहाँ आग जलाने के लिए ले जाया करते थे। जिसको ये रवायत नहीं मालूम वो ये लाइन नहीं कह सकता। सही बात। उनका मकसद ये था कि आप उस दौर को महफूज कर रहे हैं। अच्छा, उस गाने को भी अगर जरा सा कुरेद के उसके नीचे चले जाएं तो आपको पूरे उसकी जितनी इमेजेस हैं उसमें, और उसके साथ एक और गाना है जो रेखा का गाया हुआ है, अहलिया है, नमक इश्क, हाँ, लागा रे लागा नमक इश्क का, जैसे ही बोले उसके उमरी है पूरी की पूरी। और वो जो घर के गली के बनिए बनिए मुझे उधार देने लगे हैं, ये हमारे फोक सॉन्ग का विरसा है कि वो इमेजेस इस तरह से आती हैं, है ना। वो अगर आज कहें कि आज बनिए बनिए उधार देने वाले, आज तो वो जाएंगे तो वो आप तो दुकानों को क्या कहते हैं, तो मॉल में होते हैं, दूसरे जो फूड सेंटर्स हैं, है ना। आप रहते हैं 14वीं और 26वीं और 30वीं और 50वीं मंजिल पे, तो गाना आप कब तक कहेंगे तू तुलसी मेरे आंगन की, कहां से कहेंगे, तुलसी कहां पे लगाएंगे। 8वीं मंजिल पे रह रहे हैं आप और गाना लिखेंगे वहां इश्क में और बालकनी में खड़े होके और गा रहे हैं और कहेंगे तू तुलसी मेरे आंगन की, तो ये कैसे होगा। सही। आप सोचिए कि मेरी आपकी गुफ्तगू स्काइप पर हो रही है, जी हाँ, है ना। मैसेज आपने मुझे फोन और करते हैं हर बार, है ना जी। तो किया डाटा वो बेईमानी नहीं लग जी, डाकिया डाक लाया, हाँ, तो वो इररिलेवेंट नहीं लगेगा आज के दौर में। अब तो डाकियों को देखे हुए बरस गुजर गए। वही और कह रहा हूं कि अब अगर मैं SMS या ईमेल गाने में इस्तेमाल कर लूं तो आप जो रवायत से एक रवायत के साथ आए हैं यहाँ पहुंचे, मैंने कहा ये क्या शायरी होगी भाई, अब ईमेल भी लिखेंगे आप इसमें, ठीक, अब SMS भी लिखेंगे आप, तो आप सोच के देखिए क्यों नहीं लिखेंगे जी। अगर आप आकिया लिख सकते हैं तो इस दौर में ये क्यों नहीं लिखेंगे। सही। सिर्फ ये है कि हमने अपनी ट्यून नहीं कानों की बदली है। देखिए, अपने कानों दौर के साथ ट्यून नहीं किया। आपने तो हवाओं पे हवाओं के नाम लिख दिए थे और सब कुछ तो एक तरफ रह गया। आपने उस जमाने में हवाओं पे हवाओं के नाम लिखा था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो लिखे उस वक्त के लिए बहुत अजीब चीज थी। जी हाँ, मैं उस दौर में हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, जिसको तरह सा शायरी को एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस देनी शुरू की थी, तो उस वक्त भी मतलब बहुत मार पड़ी थी। उस समय गंजा नहीं था, फिर भी टीप पड़ जाया करती थी। मगर एक चीज ये फरमाइए, जजमेंटल होने की बात मैं नहीं अर्ज कर रहा, आप ये फरमाइए कि जो रुख है, ये जो डायरेक्शन है पुरानी मौसीकी की तरफ से अब आज के अहद की मौसीकी की तरफ, और पुरानी शायरी फिल्मी शायरी से आज की फिल्मी शायरी की तरफ, इस तरफ आपका क्या रवैया है? आप किस तरह से इसे देखते हैं? ये बेहतरी की तरफ है? देखिए, मेरा रवैया वो है मैं कर रहा हूँ, मेरा रवैया वही है जो मैं कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू SD बर्मन, अनिल विश्वास, मदन मोहन जी, रोशन जी, सचिन देव बर्मन, विद ऑल दैट ड्यू रिस्पेक्ट, आपका मतलब है कि पिछले 50 साल में या 60 साल में मौसीकी में कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, बहुत कुछ। इस दौर में हम मद्दाह हैं उनके, और वो उस्ताद हैं, उनकी जगह वो उनकी है। लेकिन AR रहमान वो शख्स है जिस आदमी ने गाने की वो शक्ल जो सुल्तान साहब सुनते रहे हैं कि एक मुखड़ा होता था 2 लाइनों का, उसके बाद म्यूजिक आता था, फिर अंतरा आया करता था, फिर एक लिंक लाइन आती थी जो आपको काफिया देती थी अस्थाई पर वापस जाने के लिए, है ना। ये शक्ल थी सुल्तान साहब। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल थी, कतई थी। AR रहमान के गाने सुनिए, बिल्कुल आपकी आजाद नज्म के साथ जोड़ते हैं आगे। दुरुस्त है। उसने वो पूरी बंदिश, वो तमाम, वो सारी की सारी शक्ल बदल दी है गाने की जी। उसने वो आजाद नज्म के करीब ले आया है। विशाल यही काम किया जी हाँ। और वो ये कि जिस तरह आप क्लासिकल म्यूजिक में एक
ख्याल का विस्तार करते हैं, जी, जिस तरह से उसका फैलाव देते हैं, उसको बिछाते हैं आप ख्याल को, या एक बंदिश लेकर उसको बिछाना शुरू करते हैं। आज का मौसीकार अपनी धुन के साथ बिल्कुल वही कर रहा है, इसलिए हम अल्फाज के साथ वही कर रहे हैं। एक बंदिश को लीजिए, उस बंदिश का विस्तार कीजिए, और तब आपको जहां कर कहीं किसी जगह पे सम मिलेगा, या वो जगह मिलेगी जहां से आप होराइजन पकड़ते हैं। आज की जबान में उसे होराइजन लाइन कहते हैं। ठीक। कहानी के बारे में भी आप कुछ फरमा दीजिए, कहानी के डेवलपमेंट के बारे में भी फरमा दीजिए। जी फरमाइए। मैंने कहा कहानी के डेवलपमेंट के बारे में भी फरमा दीजिए। जो कहानी के हवाले से जाहिर है कि वक्त के साथ उसमें भी तब्दीली आई है। वो उसके कहने का अंदाज बदला है, उसके मौजूआत बदले हैं, जो पहले कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस मौजू पर भी हम फिल्म बनाएंगे और सेंसर उसे पास भी करेगा। बिल्कुल सही है। तो उस मौजू के साथ साथ अल्फाज भी तो बदलेंगे, और गाना भी बदलेगा, और मौसीकी भी बदलेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो वही जब मतलब आपने जो सवाल पूछा कि आज के इस जनरेशन के साथ काम करते हुए कैसा लगता है, ये क्या कर रहे हैं, तो मैं ये सिर्फ यही कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे जबान, कैसे इजहार, किस तरह वो शायरी में हो या नस्ल में हो, कैसे बदलते हैं। पुरानी वजह के लोगों को वो जरा गुस्ताख लगता है। जी जी जी, इस्तेमाल किया। मतलब शायरी में अगर आपका किरदार, मैं स्क्रिप्ट क्योंकि थोड़ी बहुत फिल्म बनानी सीख ली थी, तो इसलिए स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा रहता हूं कि अगर आपका किरदार बाद में मतलब 40% कम से कम अंग्रेजी बोलता है आज के जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, या जो आपके मेन कैरेक्टर्स हैं, है ना, वो फिल्मों के अंदर वो ना तो खालिस उर्दू बोलते, ना खालिस हिंदी बोलते, ना खालिस कोई और जबान बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, खालिस कोई जबान नहीं बोलते, है ना। तो और गाने आपके अगर उसके बाद बड़ी शुद्ध उर्दू में लिखे जाए, बड़े खालिस उर्दू में लिखे जाए, शुद्ध हिंदी हो, तो मतलब वो क्या वो सही लगेगा? गाने भी तो उसी किरदार के साथ जुड़े होंगे, तभी वो आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल सवाल करती हैं। तो किरदार जो हर बात में अंग्रेजी बोलता है, तो गाना गाते हुए क्यों नहीं कहेगा? कहेगा या नहीं कहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और नेचुरल इसी तरह लगेगा। मतलब मैं हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे पर बैठा हुआ हूँ, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हो रही है, और एक साहब ने खड़े होकर मुझसे पूछा, सवाल जवाब हो रहे थे इंटरेक्शन में, उन्होंने मुझसे पूछा, गुलजार साहब आपके लिरिक्स में आजकल आप इंग्लिश के वर्ड्स बहुत यूज करते हैं। मैंने उनसे कहा जरा दोबारा कहिए। इंग्लिश के वर्ड्स बहुत यूज करते हैं। गुलजार साहब आजकल आप लिरिक्स में इंग्लिश के वर्ड्स बहुत यूज करते हैं, बताइए ये कौन सी जबान है? अगर आपकी जबान ये है बोलने की, तो आपको गाने क्यों अखरते हैं? दूसरा ये हुआ है कि हमारी ऑडियंस में भी रवायत पसंद ट्रेडिशनल के लोग हैं, जिन्होंने अपने कानों को आज के दौर के साथ ट्यून नहीं किया। मुझे यूं महसूस, खासकर मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ, मैं सिनेमा के बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शायरी वैसे होनी चाहिए, अदब की बात, जब अदब पैदा करते हैं अब, तो आपकी जबान थोड़ी बदलती तो है, हालांकि वो भी आपकी रोजमर्रा की जबान, लेकिन उसमें एक एस्थेटिक्स और वो सफाई करते रहना, और बहुत कुछ रवायत को संभाले रहना, बहुत सी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन सिनेमा जिस तरह से आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, आपके समाज का अक्स दिखाता है, तो जो समाज में हो रहा है वो सिनेमा में आएगा, सिनेमा से समाज में नहीं जाता, समाज से सिनेमा में जाता है सब कुछ। वाह, अच्छा, वाह, ये बहुत जी। अब बात मौसीकी की थी जी भाई, और मैं एज योर स्टूडेंट सर, मैं आई होप कि जब आपने इस कदर जामे, हस्बे मामूल आपने जिस कदर जामे हर बात का जवाब दिया है, और ये गुफ्तगू तो घंटों जारी रह सकती है,
हमारा दिल तो कम से कम नहीं सैर हो सकता, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से कितने अरसे के बाद ये लफ्ज सुना है, हमारा दिल सैर नहीं हो सकता। जी, हमारा दिल नहीं भरता तो सुनते चले आए, बड़े अरसे के बाद ये जबान सुनी। देखिए अदब की जुबान का है लफ्ज। नहीं, वो दिल भर आना वो तो सीन के मुताबिक है ना। जी, सीन के मुताबिक। नहीं, एक बात याद आ गई भाई, सुन लीजिए इस पे जी। मैं रविंद्र जैन साहब के यहाँ दोपहर के खाने पर मधु था और उनके यहाँ भरे हुए टिंडे पके थे। अच्छा। कहने लगे, अच्छा मैं टिंडों से कुछ खास इतना शगफ और शौक नहीं रखता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपकी भाभी ने पकाए, खाइए। चुनाचे मैंने एक खाया और बेहद लजीज था। कहने लगे क्या? कहने लगे कैसा लगा? मैंने कहा कि आज से पहले टिंडे देखकर दिल भर आया करता था, मगर आज भरे हुए टिंडे खाकर दिल खुश हो गया। क्या बात है, क्या बात है। तो वो उन्होंने इस बात को बहुत दोहराया, कई मौकों पे कहते थे वो आपने वो बात जो कही थी वो बहुत खूब थी, वगैरह वगैरह। तो भाई बात ये है कि दिल तो वाकई सैर नहीं हुआ है और गुफ्तगू हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन इस फिल वक्त इसको हम यहाँ रोकते हैं और ये इंशाल्लाह हम, लेकिन एक इस वक्त यहाँ खातून मौजूद है जो आपसे हम कलाम होने का शर्फ हासिल करना चाहती हैं। 1 मिनट में उनको बुला लेता हूँ। जी जी जी। गुलजार साहब ये बताइए कि क्या कराची आपको नहीं आना होगा? आप सिर्फ जो है वो अपने वहां से होके चले जाएंगे। अच्छा मैं भी पानी पी लूं? भाई आइए ना, गुलजार साहब को कहिए कि यहाँ आए आप। मैं भी पानी का घूंट ले लूं? जी जी, मैं पानी पी रहा हूँ। आइए आप कराची बुलाइए, उनको कहिए कि यहाँ बुलाइए, हम आपके यही इनसे पूछ रहा था। गुलजार साहब कैसे हैं? आदाब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ, बस अब आपको देख लिया तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपको भी देख के मुझे बॉम्बे याद आ गया। बस ये देखिए, ये आज की टेक्नोलॉजी की करामात है। जी बिल्कुल सर। तो अब आप तशरीफ ले आइए ना, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत आज तो आप आ गए, लेकिन हम चाहते हैं आप स्काइप पे, सुल्तान साहब स्काइप पे बस जफ्फी नहीं डाल सकते, बाकी तो सब मेरा दिल आपको जफ्फियां डाल रहा है, मैं तो ये जानता हूँ। बल्कि वारिस सत्य हो रहा है। बहरहाल अब मैं तो चलिए इंशाल्लाह जरूर हाजिर हूँगा मैं किसी रोज। अब कब होगा ये तो अल्लाह ही आवाज देगा, वो बताएगा। चलो भाई उस तरफ चलो। मैं तो लाहौर तक गया और इस इरादे से गया था कि कराची जाऊंगा, और इतना इंतजार आपका रहा, बस दीना चला गया जहाँ, और 70 साल के बाद वो उस घर में जाना जहाँ मैं पैदा हुआ था। तब 8 वर्ष की उम्र में कहीं निकला था वहां से, और अब मैं 70 वर्ष का हूँ, बस अगले महीने 80 में शामिल हो जाऊंगा। क्या भाई वो शेर सुना दीजिए जो आपने मुझे फोन पे कहा था कि मैंने ये शेर कहा है इसको दीना जाने के बाद। जी हाँ, वो एक शेर सुना दीजिए। जी कौन सा शेर था? थाना के घर बसाना तो मुमलिकत पाकिस्तान में शायद वो क्या था? हाँ नहीं, वो मतलब वो मुझे जबानी यार इस वक्त याद नहीं रहा, लेकिन वो यूं ही था कि तेरे शहर पाक में अगर घर बनाना मुझे अब मना है तो कब्र बसाना तो मना नहीं है, मुझे कब्र तो बसा हूँ। डॉक्टर अनवर नसीम जो है वो पूरा मुझे उन्होंने हिकायत कुछ शेर आपके पास लिखा हुआ, सुल्तान साहब के पास है वो लिखा हुआ? जी जी बिल्कुल है, और मैं इंशाल्लाह आपसे जुलाई के पहले हफ्ते में हाजिर होता हूँ आपके पास। अगर आ जाए याद तो सुना दीजिए, हम वहाँ पे सुना देंगे अपने। तो ठीक है, वो मेरे पास लिखा हुआ है। इनकी जुबान। अच्छा, मैं बता रहा था कि दीना की पूरी हिकायत अनवर नसीम ने मुझे सुनाई। डॉक्टर अच्छा, नसीम ने। हाँ अनवर नसीम साहब बहुत कमाल मुलाकात रही, वो उन्होंने बहुत ख्याल किया मेरा, और मैं इस वक्त इस मौके पर, बल्कि मौका मिल रहा है मैं उन्हें शुक्रिया अदा कर लूं, तो मेरा शुक्रिया बता दीजिए फिर से एक बार। लिख तो चुका, और बड़ी खुशी हुई मुझे एक जो सरप्राइज
मुलाकात हुई वहाँ नसीर अहमद नासिर से। जी 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 नसीर, मैं बहुत बड़ा मद्दा हूँ उनकी शायरी का। नसीर अहमद नासिर जी, बहुत बहुत बड़े अच्छे शायर, और हिंदुस्तान में उर्दू जबान। बहुत अच्छे शायर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और मुझे यकीन है कि आपके मद्दाह जब इसे देखेंगे तो वो भी बेहद उनको खुशी होगी। और फिलहाल हम जहाँ खुशी आपको होगी और चलेंगे भी। फिलहाल हम आपको खुदा हाफिज कहते हैं। जी दिल नहीं खुदा चाह रहा हाफिज। मगर क्या करें, हाँ, दिल तो नहीं चाह रहा मगर क्या करें। अब फिलहाल खुदा चलिए, हाफिज कहते हैं। मैं इंशाल्लाह जुलाई के पहले हफ्ते में अब हाजिर होता हूँ। मुलाकात होती है तो बहुत अच्छी बात है। और बस ये खिजर साहब से जो बहुत शरीफ हैं उनसे कह दीजिएगा। जी ये बैठिए, आपसे जो है वो बस ये अभी आ इजाजत गए, चाहते ये हैं। खिजर शरीफ आ गए। ये आपसे इजाजत है और बहुत खिजर साहब शरीफ है, मेरा सलाम कर जी दीजिए। जी जी वालेकुम अस्सलाम। आपसे जो है वो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बस आप दिल ये चाह रहा है कि आपको कराची में वेलकम करें। वह कराची में आपको देखना चाहते हैं। एक दफ़ा 2004 में जगजीत साहब आए थे तो मेरी मुलाकात रही थी। अच्छा, तो दीपक पंडित से मेरी बात रहती है। तो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है साहब वो दीपक पंडित। जी बहुत कमाल के वो हैं। तो आप जानते हैं उसे? मतलब बड़ी याद आती है हिंदुस्तान से। अगर किसी की याद आती है तो आंसुओं के साथ जगजीत साहब की आती है बस। वाह, और आपने एक जुमला कहा था उनके लिए, वो एक उसमें कि वो आवाज दर्द को ऐसे सहलाते हैं वो जी हाँ, भाले जी की हाँ, तरह। जी वो जो हाँ। क्या आपका जो हाँ, मैं तो उसे गजल जीत भी कहा करता गजल था। जीत कहते तो वो उनकी याद के बगैर मतलब बड़ी उनसे उनसियत थी। और आपसे बात करके और आपके तासुरात जान के बहुत अच्छा लगा। और नहीं, मुझे ये आपके पीछे जो खड़े हुए हैं वो उस्ताद हैं और उन्होंने मुझे टेक्स्ट के अंदर से सारे सवाल पूछे। आज कोई टेक्स्ट के बाहर सवाल पूछ लिए तो अब पता नहीं कितने मार्क्स देते हैं वो, बाद में कितने नंबर मिलेंगे मुझे। ये कि तमाम अरे गुलजार साहब, ये जो है ये कराची के लोग सब देखेंगे सुनेंगे आपको, और उनके लिए तोहफे के हुजूर तौर पे ये हमने चलते दिया है। चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं वो। हाँ, वो तो अब और तमाम कराची उन्हीं के तवस्सुस से तो हम आप तक पहुंचे हैं आज। भाई मेरा सीडी मंगवा लीजिए, अब मैं आते ही आपसे लूंगा हूँ। अच्छा, और वो किताब बस आप मुकम्मल कर भाई दीजिए चल रहा है, जल्दी उसका से, काम बराबर क्योंकि चल रहा है। वो की वजह मैं सिर्फ इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उस तरह की और किताबें आप लिखना चाहते जी। हैं और मैं उन्हें रोके हुआ हूँ कि चलो नहीं, बताता हूँ आप रोके रखिए, मैं कर रहा हूँ उस पे काम बराबर। जल्दी कर लीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जनाब। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात का मजा आ गया। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। चलो भैया, अब इसको कैसे